ओके जनाब, सैलरी के चैप्टर में काफ़ी सफ़र मुकम्मल हो गया हमारा। और हम इस वक्त डिसाइडिंग द सैलरी केस और डेफिनेशन कंप्लीट कर ली, डिडक्शंस कर ली। परक्यूरेट फैसिलिटीज बेनिफिट्स, इसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टैक्स ऑन सैलरी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। ये इसमें खैर इससे आगे नहीं किया था, हमने यहीं तक किया था। तो अब सिर्फ रह गया हमारे पास सेल्फ हायरिंग और प्रॉपर्टी, सुपरएनुएशन फंड और बेनेवोलेंट फंड। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, इन तीन की। इसमें हम सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी इसको एंड के ऊपर करेंगे। बाकी सुपरएनुएशन फंड देख लेते हैं क्या होता है। सुपरएनुएशन फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इन अकॉर्डेंस विद ब्ला ब्ला ब्ला, आगे कुछ प्रोविजन ऑफ लॉ लिखी हुई है। और प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेमेंट आउट ऑफ फंड ऑन डेथ इन ल्यू ऑफ एन्युटी, दिस इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम अदर देन अबव, दैट इज टैक्सेबल। अच्छा, अब ये जरा मैं पहले आपको इसमें समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। सुपरएनुएशन फंड क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, तभी ये सारी प्रोविजंस यहाँ समझ आएंगी। सुपरएनुएशन कहते हैं जो आपकी 60 साल की उम्र है ना, सुपरएनुएशन इसका मतलब ये है कि 60 years ऑफ एज। ठीक है। सुपरएनुएशन फंड क्या होता है? सुपरएनुएशन फंड ये होता है कि हर वो फंड जो आपको 60 साल के बाद फायदा दे, तो उसका जेनेरिक नेम सुपरएनुएशन फंड है। अब इसमें बहुत से फंड आते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पेंशन फंड है। अगर पेंशन आपको 60 साल के बाद मिल रही है तो पेंशन फंड इज अ टाइप ऑफ सुपरएनुएशन फंड। ठीक है। इसी तरह प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड अगर आपको 60 साल के बाद मिल रहा है तो इट इज अ टाइप ऑफ सुपरएनुएशन फंड। तो कोई भी ऐसा फंड जो एम्प्लॉयर ने बनाया हुआ है, कोई कमेटी आपकी डाली हुई है आपके नाम से, जो आपको उस वक्त मिलेगी जब आप 60 साल की एज पे हो जाएंगे, तो दैट्स कॉल्ड सुपरएनुएशन फंड। ना सुपरएनुएशन फंड पेंशन की फंड भी हो सकता है, प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, ग्रेच्युटी फंड भी हो सकता है। लेकिन जिस वक्त लॉ के अंदर किसी फंड का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताया हुआ हो, तो फिर हम जनरल ट्रीटमेंट्स को फॉलो नहीं करते बल्कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हैं। जैसे पेंशन के बारे में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोविडेंट फंड के बारे में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, ग्रेच्युटी के बारे में स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो जो जनरल ट्रीटमेंट सुपरएनुएशन फंड के बारे में बताया गया है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है। ये हम सिर्फ उस सुपरएनुएशन फंड पे अप्लाई करेंगे जो जिनके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बताए गए। ठीक है। सर, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पेंशन फंड का बताया हुआ है, प्रोविडेंट फंड का, ग्रेच्युटी का। तो बाकी जो फंड बच जाएंगे उसमें क्या होगा कि एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना है 60 साल के बाद। अब एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉयर एक कमेटी डालेगा हर महीने, हर साल, विच इज कॉल्ड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एक बैंक अकाउंट में अलग रखेंगे। और ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि फंड में और स्कीम में क्या फर्क होता है। ये हमने पहले क्लास में तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन ग्रुप में शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे ग्रेच्युटी फंड हो या ग्रेच्युटी स्कीम हो, तो इन दोनों में क्या फर्क होगा? इन दोनों में फर्क ये होगा कि एम्प्लॉयर जिस वक्त बैंक अकाउंट में अलहदा पैसे रखना शुरू कर दे हर साल, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है, ग्रेच्युटी फंड। कि एम्प्लॉयर हर साल पैसे अलहदा रख रहा है और इतने पैसे हर साल रख रहा है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपको ग्रेच्युटी अदा की जा सके, तो फिर वो फंड कहलाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर हर साल पैसे अलहदा नहीं रख रहा, बस आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है उसने कि जब भी आप रिटायर होगे मेरे पास होंगे पैसे, कोई मसला नहीं है, मेरा इश्यू है, मैं आपको पैसे अरेंज करके कहीं ना कहीं से दे दूंगा जो ग्रेच्युटी की बनती है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ग्रेच्युटी स्कीम है। तो यहाँ पे अब हम बात करें किस चीज की, सुपरएनुएशन फंड की। तो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर हर साल या हर महीने कोई पैसे अलग किसी बैंक अकाउंट में रख रहा है जो आपको दिए जाएंगे जब आप 60 साल के हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयर जब वो पैसे फंड में डाला करेगा तो एम्प्लॉई की इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करना, इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जब उस बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होंगे तो जाहिर है कोई ना कोई उसके अंदर मार्कअप आ रहा होगा, तो इंटरेस्ट क्रेडिट जब उस बैंक अकाउंट में होगा तो एम्प्लॉई की इनकम में कुछ नहीं आ रहा, इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पेमेंट आउट ऑफ फंड, और जब एम्प्लॉई को उसमें से पेमेंट अदा की जाएगी तो फिर अगर वो पेमेंट उसकी मौत के वक्त उसको दी जा रही है, मतलब जैसे फंड ऐसा है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको मिलेंगे वो पैसे, तो फिर वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं। और इन ल्यू ऑफ एन्युटी, और अगर आपकी एम्प्लॉयर ने आपको एन्युटी कहा था जी हम देंगे, लेकिन इन ल्यू ऑफ का मतलब की बजाय, तो आप वो एन्युटी नहीं ले रहे बल्कि ये इकट्ठे कुछ पैसे ले रहे हैं सुपरएनुएशन फंड से, तो वो पैसे भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स होंगे। इसके अलावा अगर सुपरएनुएशन से कोई भी पैसे लिए जाएंगे तो वो फिर टैक्सेबल कहलाएंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
ये थ्योरेटिकली भी कोई इंपॉर्टेंट फंड नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने कभी इसको ना थ्योरेटिकली पूछा है ना न्यूमेरिकली टेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन बहरहाल चूंकि आपके सिलेबस में है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सुपरएनुएशन फंड्स के बारे में जनाब ये चीज आपने याद रखनी है। एम्प्लॉय के जो फंड्स होते हैं ना, उसके केस में एम्प्लॉयर ने, ये मैं एक कंफ्यूजन क्लैरिफाई कर रहा हूँ जो हो सकता है बाद बच्चों के जहन में हो, अगर है तो वो क्लियर हो जाएगा। एम्प्लॉयर ने एक बैंक अकाउंट ओपन करना होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट में एम्प्लॉयर कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस, जब तक एम्प्लॉय उसके पास है। और जो ही वो छोड़ जाएगा नौकरी, तो फिर इस बैंक अकाउंट से पैसे किसको मिलेंगे? एम्प्लॉय को। तो ये जितने भी फंड्स होते हैं ना, ये जितने भी फंड्स होते हैं, इनको टैक्स किसी एक वक्त किया जा सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं? इन फंड्स को टैक्स टैक्स करने से मुराद क्या है कि एम्प्लॉय की इनकम में शामिल, इंक्लूडेड इन इनकम, इनकम में शामिल किसी एक वक्त किया जा सकता है, या तो उस वक्त कर लो शामिल जिस वक्त एम्प्लॉयर बैंक अकाउंट में पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तब आप कह दें कि जी ये एम्प्लॉय की इनकम है। और जिस वक्त ज़ाहिर है एम्प्लॉय वो पैसे लेगा एक्चुअली इस फंड से, तब वो टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, तो हमने प्रोविडेंट फंड पढ़ा था ना, तो मैं प्रोविडेंट फंड पे एक सेकंड के लिए जा रहा हूँ। तो प्रोविडेंट फंड में एक फंड था रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, था ना। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के केस में हम क्या कर रहे थे? जब एम्प्लॉई पैसे ले रहा था, क्यूमुलेटेड बैलेंस फंड से ले रहा था, तब वो क्या था? एग्जाम फ्रॉम टैक्स। लेकिन जिस वक्त हर साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा था, तब वो कुछ कुछ अमाउंट टैक्सेबल हो रही थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि या तो आप जो एम्प्लॉय को आपने फंड एम्प्लॉय के लिए बनाया हुआ है, उसको या तो उस वक्त टैक्स करोगे जब एम्प्लॉय के हिस्से के पैसे बैंक अकाउंट में रखे जाते हैं, या फिर उस वक्त टैक्स करोगे जब वो पैसे एम्प्लॉय को एक्चुअली दिए जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब ये अनरिकग्नाइज फंड था, तो जब ये पैसे अकाउंट में जा रहे थे तब कुछ टैक्सेबल हो रहा था, बैंक अकाउंट में जब जा रहे थे तब कुछ भी टैक्सेबल नहीं हो रहा था। लेकिन जब एम्प्लॉय विदड्रॉ कर रहा था, तब वो सारी अमाउंट को हमने क्या कर दिया था? टैक्सेबल कर दिया था, ठीक है। तो एम्प्लॉयर जिस वक्त फंड में पैसे रखेगा, या तो उस वक्त आप टैक्स कर लें उसको, या फिर जब एम्प्लॉय को पैसे मिलेंगे तब उस वक्त टैक्स कर लें। ओके, तो सुपर एनुएशन फंड्स में कोई सवाल है किसी का, यहाँ पे बैठे हुए लोगों में या ऑनलाइन लोगों में? सो वी मूव फॉरवर्ड। यहाँ से अगला फंड देखते हैं जी, कौन सा है? बेनोवलेंट फंड। बेनोवलेंट कहते हैं इंसानी हमदर्दी के जज्बे को। तो कोई भी फंड जो इंसानी हमदर्दी के जज्बे को ज़हन में रख के बनाया जाए, तो उसको बेनोवलेंट फंड कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर एम्प्लॉयर ने कहा जी कि मैं आप डेथ ग्रांट, एक डेथ फंड बना देता हूँ। डेथ फंड ये होता है कि आप मतलब एक्चुअली होता है ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर एम्प्लॉई की या उसके डिपेंडेंट्स में से किसी की वफात हो जाती है, तो फिर जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, जो तदफीन के अखराजात हैं, वो फिर एम्प्लॉयर अदा कर देते हैं। तो दैट्स अ बेनोवलेंट फंड, कि आपने इंसानी हमदर्दी के जज्बे को ज़हन में रखते हुए एक फंड बना दिया है। हर साल कोई उसमें कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं, और जो ही एम्प्लॉई के लिए वो मुसीबत आती है खुदा ना खास्ता, तो फिर उस फंड में से एम्प्लॉई की मदद कर देते हैं। नाउ टैक्स लॉ कहता है कि एनी पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद सेंट्रल एम्प्लॉई बेनोवलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो वो डेफिनेटली आप बेनोवलेंट फंड बनाएंगे तो इस एक्ट के मुताबिक ही उसको बनाएंगे। तो बेनोवलेंट फंड से अगर कोई भी पैसे दिए जाते हैं, तो वो क्या होंगे? एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होंगे। उसको इनकम में शामिल करके उसके ऊपर टैक्स अदा नहीं करना है एम्प्लॉई ने। तो ये तो बहुत ही आसान था जी। अब हम आ जाते हैं जरा आज के मुश्किल टॉपिक पे, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? तो सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में हम जरा पहले अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बात हो रही है उस सिचुएशन की, बात हो रही है कि जिस वक्त आपका एम्प्लॉयर ये चाहता है कि वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दे। और हम एक एम्प्लॉय की एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, मिस्टर ई, जिसकी बेसिक सैलरी है 10,000 पर मंथ, और पर मंथ की जगह पर एनम कर दें, पर एनम कर देते हैं, ताकि 12 से मल्टीप्लाई करने वाला मसला भी खत्म हो जाए। हमने एक पॉइंट समझना है, इसलिए फिगर को हम आसान ही रखते हैं। और हम साथ में ये कह रहे हैं जी, इसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, जो कि है 4500 रुपये पर एनम,
ठीक है, तो इसकी तनख्वाह कितनी हो गई, इस बंदे की सालाना तनख्वाह कितनी हो गई, 14,500। तो ये इसकी सालाना तनख्वाह है। इसका एम्प्लॉयर ये कहता है जी कि अगर अब ये अगर यहाँ पे अलाउंस लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से अब जितने भी आप लोग हो, आपको ये अब पता है कि अलाउंस का मतलब क्या है, कि इसका जो एक्चुअल रेंट एक्सपेंस है किसका, मिस्टर ई का, उससे इस अलाउंस का कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वो अपने घर में रह रहा है एम्प्लॉई, चाहे वो किराए के घर में रह रहा है, चाहे वो 4500 से ज्यादा के किराए पे रह रहा है, चाहे कम पे रह रहा है, ये उसको फिक्स अमाउंट एक मिल रही है। सो द फिक्स अमाउंट इस हाउस रेंट अलाउंस, और इसके एक्चुअल रेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। नाउ एम्प्लॉयर कहता है जी कि हम आपको अकोमोडेशन देना चाहते हैं, तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। तरीका नंबर 1, एम्प्लॉयर ये कहता है कि मेरी एक हाउसिंग कॉलोनी है, और हाउसिंग कॉलोनी में मैं आपको मकान नंबर, क्वार्टर नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 9, इसमें आप जाके रह लें। ठीक हो गया जी। अब जब एम्प्लॉय को ये हाउसिंग कॉलोनी में घर मिल जाएगा, तो फिर उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, उसकी सैलरी हो जाएगी 10,000 रुपये, और उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, जब उसने घर दे दिया तो फिर हाउस रेंट अलाउंस नहीं देगा। यहाँ पे हम एक और चीज ऐड कर रहे हैं अपनी एग्जांपल में, वो ये कि मिस्टर ई जो है, मिस्टर ई, इसका अपना घर भी है, इसका अपना घर भी है, और इसका अपना घर जो है वो भी इसने, फर्ज कर लेते हैं कि रेंट पे दिया हुआ है। और मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सादा रखने के लिए कह रहा हूँ कि इसको जो रेंट मिलता है वो 4500 पर एनम मिलता है। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी, इस बंदे की सैलरी का हिसाब हो गया। अब मैं जरा टैक्स पर्पजेज के लिए, अब मैं इसकी टैक्सेबल इनकम बनाने लगा। टैक्सेबल इनकम जब मैं बनाने लगा हूँ, तो पहली चीज मैं लिखूंगा सैलरी का हेड ऑफ इनकम, और उसमें मैं लिखूंगा इसकी बेसिक सैलरी जो कि कितनी है, 10,000, और साथ में इस बंदे को अकोमोडेशन मिला हुआ है, अकोमोडेशन मिला हुआ है ना। तो अकोमोडेशन मिला हुआ है, तो ये एक परक्विजिट है, और परक्विजिट को हम वैल्यू कैसे करते हैं ये हम सीख चुके हैं। कहाँ पे सीखा था हमने, ये हम जब पढ़ रहे थे सैलरी का डेफिनेशन। तो सैलरी का डेफिनेशन पढ़ते हुए हमने ये अकोमोडेशन को वैल्यू करना सीखा था। क्या सीखा था हमने, हमने कहा था जी कि अमाउंट विच वुड हैव बीन पेड इफ अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, यानी अगर वो उसको रेंट, एक्चुअल रेंट पे कर दे, या 45% ऑफ एमटीएस ऑफ बेसिक सैलरी। अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दी हो सवाल में, तो फिर आप सिर्फ इसी इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास एक एग्जाम्पल में नहीं है, एग्जाम्पल को मैंने सादा रखा हुआ है। तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो अकोमोडेशन की क्या होती है, वैल्यू होती है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी हम बनाएंगे, जो कितना बनता है, 4500। ठीक हो गया जी। तो इसकी जो टैक्सेबल सैलरी बनी वो कितनी बन गई, 14,500। ये इसका कौन सा हेड ऑफ इनकम है, सैलरी का। इस बंदे की एक और आमदनी भी है, और वो कौन सी है, प्रॉपर्टी इनकम, क्योंकि इसने घर किराए पे दिया हुआ है, इसका अपना हाउस है, और ये इसने रेंट पे दिया हुआ है, जहां से कितना रेंट आ रहा है इसको, 4500। तो इसको रेंट भी रिसीव हो रहा है 4500। तो अब अगर इस बंदे की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हम करना चाहें, तो वो कितनी बनती है, इसको जरा ऐड करो। हाँ, 19,000। ये हमने इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर ली। अब अगर मैं साथ में एक और कैलकुलेशन भी बनाना चाहता हूँ कि इसके पास कैश इन हैंड कितना होता है, इसके पास कैश इन हैंड कितना होता है यकम तारीख, पहली तारीख को जब उसको तनख्वाह तनख्वाह मिलती है, क्रैश रहता है, तो इसके पास पैसे कितने होते हैं, वो जरा फाइंड आउट करते हैं। सैलरी के पैसे इसको मिलते हैं ना, कितने पैसे मिलते हैं, जरा यहाँ से देख के बता सकते हैं आप मुझे। ये पैसे मिलते हैं, यस। ये पैसे मिलते हैं, नो। ये तो अकोमोडेशन की वैल्यू है। तो इसका मतलब एक 10,000 इसको मिलते हैं, और एक 4500 जो किराया आता है। तो इसका मतलब सैलरी के 10,000 इसको आते हैं, और एक इसके पास रेंट आता है, कितना,
4500। तो 14 एक्चुअली इसके पास, जो पॉइंट मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये कि इसके पास कैश कितना होता है, कैश इन हैंड कितना होता है 14,500। लेकिन जो हम टैक्सेबल इनकम बना रहे हैं वो कितनी है 19,000, क्योंकि उसको एक अकोमोडेशन का बेनिफिट भी मिला हुआ है। नाउ सिनेरियो नंबर 2 पे मैं जाने लगा हूँ, जहां पे एम्प्लॉयर कहता है जी कि मैं एक घर रेंट पे लूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा अकोमोडेशन के तौर पे। अब एम्प्लॉयर एक्चुअली किसी थर्ड पार्टी से जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है और आपको कहता है जी कि आप इस अकोमोडेशन में रह लें। तो अब इसकी जो तनख्वाह होगी वो कितनी होगी, सेम 10,000। और हाउस रेंट अलाउंस इसको मिल रहा होगा, नो। और हम यहाँ पे जो इसकी सैलरी का टैक्सेशन बनाएंगे उसमें क्या होगा, इसकी टैक्सेबल इनकम में बेसिक सैलरी कितनी लिखेंगे 10,000, और अकोमोडेशन को वैल्यू करें क्योंकि एम्प्लॉयर ने उसको रिहाइश दी हुई है, तो 4500 रुपये इसकी अकोमोडेशन। तो 14,500 ये इसकी सैलरी की टैक्सेबल इनकम बनती है। इस बंदे का अपना घर भी है जो इसने रेंट पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब 4500 रुपये वहां से किराया भी आ रहा है, तो इसकी जो टैक्सेबल सैलरी इनकम बन गई वो कितनी होगी 19,000। ठीक हो गया जी? और यहाँ पे अब क्या सिचुएशन होगी, तो फर्क पड़ेगा, तनख्वाह से 10,000 ही मिल रहे हैं, 4500 इसको नहीं मिल रहे ना, और रेंट से 4500 मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैश इन हैंड की पोजीशन और टैक्सेबल इनकम की पोजीशन जो एक्चुअली मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमारी टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा अगर एम्प्लॉयर ने हाउसिंग कॉलोनी में घर दे दिया हो या फिर कोई रेंटेड अकोमोडेशन उसको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, दोनों सिचुएशंस में ना तो टैक्सेबल इनकम पे कोई फर्क पड़ना चाहिए और ना ही उसकी पॉकेट पे कोई फर्क पड़ना चाहिए। अब तीसरी सिचुएशन देखें, तीसरी सिचुएशन जो कि एक्चुअली हमारा कंसर्न है, वो ये कि एम्प्लॉयर कहता है कि यार ये जो मैंने रेंट पे घर लेना है ना, वो मैं कौन सा घर रेंट पे ले लेता हूँ, ये एम्प्लॉयर रेंट पे ले लेता है एम्प्लॉय से और एम्प्लॉय को कहता है जाके इसमें रह लो। सो अकोमोडेशन तो प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो रेंटेड प्रॉपर्टी किसकी एम्प्लॉय की है, इसको बोलते हैं सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये मीनिंग समझ आना चाहिए, सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय का ही घर एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया और एम्प्लॉय से कहा कि ये मैं आपको अकोमोडेशन के तौर पे दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे अब उसको तनख्वाह कितनी मिल रही होगी 10,000 एम्प्लॉय को, और हाउस रेंट अलाउंस अब नहीं मिलेगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी है। और जब मैं इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करूंगा तो जाहिर सी बात है 10,000 रुपये सैलरी के होंगे, और चूंकि एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन प्रोवाइड की है इसलिए 4500 वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन भी होगा, और यहाँ पे 14,500 इसका सैलरी इनकम बनेगा। और जो प्रॉपर्टी है उसके केस में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय को रेंट भी मिल रहा है ना, एम्प्लॉय को रेंट मिल रहा है, तो इसलिए 4500 रुपये इसके प्रॉपर्टी इनकम में भी आएगा, और टोटल 19,000 रुपये इसकी टैक्सेबल इनकम कंसिडर की जाएगी। अब जरा इसकी पॉकेट की कंडीशन देखते हैं, वो क्या है। वो ये है जी कि एम्प्लॉयर से जो एक्चुअली पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, वो तो 10,000 ही मिल रहे हैं सैलरी के हेड में, लेकिन साथ में 4500 किराया भी मिल रहा है, तो 14,500 इसको कैश इन हैंड मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने पॉइंट समझा क्या है, ये इतनी बड़ी कहानी जो मैंने आपको बताई है, कछुआ और खरगोश की कहानी जो बताई है, इसमें मैंने आपको क्या समझाया, इसमें मैंने आपको समझाया ये है कि जब सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी होता है तो एक तो वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन सैलरी के हेड ऑफ इनकम में शामिल की जाती है, और दूसरा प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में जो एक्चुअली वो रेंट ले रहा है वो भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी, टेक होम क्या है, हमने नतीजा क्या निकाला है, हमने नतीजा ये निकाला है कि सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी जब भी होगा सवाल में, तो हमने एक तो वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन, वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन कौन से हेड ऑफ इनकम में लेना है, सैलरी में, और साथ में रेंट इनकम भी लेनी है, रेंट इनकम कौन से हेड ऑफ इनकम में, प्रॉपर्टी में।
ठीक हो गया जी, बात समझ आ गई है। सो अगर आप पूरी स्टोरी में सिर्फ ये आखिरी सेंटेंस याद रख लेते हैं तो बस ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। आपको याद भी रखने को यही मुतालबा है, आपके सिलेबस का भी यही रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त क्या होता है सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी जब होती है तो फिर क्या होता है, इनकम फ्रॉम सैलरी शेल इंक्लूड वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन इन अकॉर्डेंस विद रूल 4। रूल 4 जो है वो वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन, ये वही है 45% ऑफ एमटीएस और बेसिक सैलरी, तो आपकी सैलरी इनकम में शामिल की जाएगी अमाउंट। और सेकंड क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड रेंट इनकम इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 15(4)(a), 15(4) एंड 15(5). ये जो सेक्शन 15(4) और 5 है ये भी आपने नहीं पढ़ा क्योंकि प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम पे अभी हम नहीं पहुंचे। लेकिन वो सिर्फ यही है कि आपकी जो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होता है वो आपकी प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में आता है। तो ये दो फिक्रे अगर ये आपको याद है तो बस कंप्लीट हो गया। सेल्फ हायरिंग और प्रॉपर्टी की सेल्फ स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। सेल्फ हायरिंग और प्रॉपर्टी पे आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो वो मैं आंसर कर देता हूँ। ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछें। जबरदस्त हो गया जी, कोई सवाल नहीं है। ओके, सो ये पर्क्यूलेट फैसिलिटीज बेनिफिट्स ये हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जरा एग्जाम्पशंस पे आ जाते हैं कि वो कौन सी अमाउंट्स हैं जिनको सैलरी के हेड ऑफ इनकम में टैक्स नहीं किया जाएगा ऑल्दो वो सैलरी इनकम होगी आपकी। तो फर्स्ट वन इज फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बहुत ही आसान सी प्रोविजन एक है टैक्स लॉ की, वो ये है कि सैलरी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा पहले जरा ये चीज समझो कि ये क्या है, पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ एक्चुअली ये रहे हैं कि फर्ज कर लें कि ये जो रेक्टेंगल है ये पाकिस्तान है और लेट्स से एक्स वाई जी कंट्री है और वहां उन्होंने अपना एम्बेसडर यहाँ पे भेजा हुआ जो जॉब कर रहा है। ठीक हो गया। तो वो जो एम्प्लॉई है वो एक फिजिकली प्रेजेंट कहाँ है, पाकिस्तान में बैठा है, फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है तो पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बनता है, इस बंदे का वो बनता है रेजिडेंट। क्यों रेजिडेंट बनता है, क्योंकि 183 दिन से ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस हो गई, नेशनैलिटी से ताल्लुक नहीं है। तो ये हो गया रेजिडेंट। तो अगर रेजिडेंट है तो इसकी दूसरी चीज ये बताएं कि अगर सैलरी का हेड ऑफ इनकम है तो इसका जियोग्राफिकल सोर्स, यानी कि ये सैलरी इनकम, इस बंदे की जो सैलरी इनकम है वो पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम है या फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम है, ये कैसे मालूम होगा, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलेगा कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ एक्सरसाइज हो रही है। एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसकी सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम। अब इस ये जो सरकारी मुलाजिम है जो कि कहाँ से आया हुआ है किसी और मुल्क से, इसके साथ एक ज्यादती हो जाएगी। मतलब फाइनेंशियली इसको एक प्रॉब्लम आएगा। वो क्या प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम ये आएगा कि इसकी सैलरी इनकम जो है वो क्या हो गई है, टैक्सेबल हो चुकी है इन पाकिस्तान। जबकि सारी दुनिया में ये हो रहा होता है कि हर मुल्क अपने सरकारी मुलाजिम को खुद टैक्स कर रहा होता है। तो अब इस बंदे को एक्स वाई जी कंट्री भी टैक्स लगा रहा होगा इसकी सैलरी पे। जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के केस में कहा है ना कि वो पोस्टेड अब्रॉड भी हो तो वो रेजिडेंट होगा, पाकिस्तान की टैक्स लॉ ने कहा। और दूसरा उसने कहा जी कि अगर ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम है तो गवर्नमेंट अगर तनख्वाह दे रही है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम ही होगी, बेशक एम्प्लॉयमेंट बाहर एक्सरसाइज हो रही है। तो इसी तरह का कानून बाकी दुनिया में भी होता है। तो एक्स वाई जी ने भी इसको पकड़ा हुआ है गर्दन से कि भाई तुम्हारी सैलरी पे टैक्स हम लगाएंगे, तो अब पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो जाएगा। तो अब इस बंदे को रिलीफ देने के लिए ये एक प्रोविजन ऑफ लॉ है। क्या है ये, सैलरी ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इस बंदे को भाई रियायत दे देते हैं कि इसकी सैलरी को क्या कर देते हैं, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन कब एग्जाम्प्ट होगा उसके लिए कंडीशंस है, एम्प्लॉय सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान।
उसके पास शहरियत दूसरे मुल्क की होनी चाहिए, पाकिस्तान की शहरियत उसके पास ना हो। Services provided are similar to those performed by employees of federal government in foreign countries. और वो ऐसी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है जो आम तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज परफॉर्म किया करते हैं दूसरे मुल्कों में। नंबर 3, फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट सिमिलर एग्जेम्पशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट सिमिलर एग्जेम्पशन टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान के एम्प्लॉय को वो हुकूमत इस तरह की एग्जेम्पशन देती है, यानी जिस वक्त पाकिस्तान का एम्प्लॉय जाकर यहां पर जॉब करता है तो फेडरल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, पोस्टेड अब्रॉड है, क्या तस्वर होता है पाकिस्तान में? रेजिडेंट। और क्योंकि तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है तो उसकी सैलरी इनकम पाकिस्तान सोर्स इनकम। तो इस बंदे की, ये जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट सर्वेंट जो XYZ में बैठा है, इसकी सैलरी पे टैक्स लगता है पाकिस्तान में? यस, इट इज टैक्सेबल। तो अगर XYZ जो कंट्री है वो इस बंदे की तनख्वाह को क्या तस्वर करता हो, एग्जेम्प्ट तस्वर करता हो, तो पाकिस्तान का टैक्स लॉ कह रहा है कि हम भी XYZ के इस एम्प्लॉय की तनख्वाह को क्या तस्वर करेंगे? एग्जेम्प्ट ही मानेंगे। तो इट्स अ बायलैटरल एग्जेम्पशन, यानी अगर दूसरा मुल्क हमें एग्जेम्पशन दे रहा है तो हम भी उसको एग्जेम्पशन दे रहे हैं। तो फॉरेन गवर्नमेंट ग्रांट सिमिलर एग्जेम्पशन टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्मिंग सिमिलर सर्विसेज इन फॉरेन कंट्री। ओके, सो फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये वाली एग्जेम्पशन समझ आ गई आप सबको? अच्छा, एग्जेम्पशन में आज इतना ही है। I'll close this our today's discussion up till here. यहाँ तक अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो पूछे। ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? ओके, चलें, ठीक हो गई। चलें, आज का सेशन अभी हम यहाँ पे क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच।